हेलो क्लास 12th आपकी यूनिट एटम एंड न्यूक्लियाई और डे 15 वीडियो नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे बीटा डीके के बारे में। बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके दो प्रकार से होता है। एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके और एक होता है बीटा नेगेटिव डीके। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। बीटा नेगेटिव का मतलब होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास बहुत कम -1 और 0। ये बीटा पॉजिटिव का क्या है? बीटा पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन +1 और 0, मतलब चार्ज उस पर क्या होगा +1 और उस पर मास क्या है उसका 0। इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल होता है। तो अब हमें बताना है बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव होता कैसे है, क्या इसकी जनरल रिएक्शंस होती हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन -1 और 0, जिस पे चार्ज कितना होगा? आप लिखो चार्ज जिस पर होगा -e चार्ज और उसका मास कितना होगा 0। ठीक है, इसको हम बीटा -1 और 0 भी कह सकते हैं कि भाई इस पे बीटा -1 और 0 पार्टिकल निकलेगा। जनरल रिएक्शन क्या लिखोगे? XZA और एक निकला आपका इलेक्ट्रॉन -1 और 0 प्लस डॉटर न्यूक्लियाई बना। मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। अगर -1 इधर निकला तो ऑब्वियसली इधर क्या निकलेगा? Z+1। अगर ये 0 है तो 0 + A। तो ये आपका क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये आपका क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो निकला है इसे हम कहेंगे बीटा नेगेटिव डीके, यानी कि आपका यहाँ क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका एटॉमिक नंबर था Z, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? Z+1। स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे Z+1 बन गया, अब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। इसके साथ एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है, क्यों आया, ये सब भी हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें एग्जाम्पल है एक कार्बन 614। कार्बन 614 क्या है? एक आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि कार्बन 612 आपका नॉर्मल होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1 और 0, तो अगर यहाँ कोई डॉटर बनेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ के कितना आएगा? 7 और ये 14। 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, और इसका मतलब एक साथ में क्या निकलेगा? आपका एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो बीटा नेगेटिव के निकलने पे आपका क्या है? एक जो है एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है? आप कहोगे एक्चुअली अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। वास्तव में एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? ये देखिए, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। मास कितना है? 1। आपका स्टेबिलिटी कर्व याद है? यहाँ जहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते थे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते थे, ये थी आपकी स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, यहाँ वाले जो न्यूक्लियाई है, जो ये होते हैं, इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा है, मतलब इसका NP रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1। अब ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, पर ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 करना चाहते हैं, ताकि इनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाए? कम आ जाए, और वो क्या हो जाए? स्टेबिलिटी कर्व पे आ जाए, वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में। ये लो भाई, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन पे चार्ज 1, इसका भी मास 1। अब ये तो 1 1 हो गया, ये 0 1 नहीं हुआ बैलेंस। मैंने यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए लगाया -1 और 1 0। अब ठीक है भाई, 1 - 1 0 और 1 + 0 1। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज -1 और मास 0 हो? वो कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बाद क्या निकलेगा? आपका एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा।
ठीक है, ये इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये अब पढ़ेंगे हम एंटी न्यूट्रिनो क्या था और क्यों निकलता था। ठीक है, सीधा जनरल रिएक्शन, आपकी रिएक्शन है XZA और ये कन्वर्ट हुई आपकी, इलेक्ट्रॉन निकला -10 और Y निकला आपका Z+1 और ये A और ये निकला आपका एंटी न्यूट्रिनो। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सपोज मान लीजिए इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो आपको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो अभी भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ए, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिल गया क्या बनता है आपका, ए बनता है। और अगर एक प्रोटॉन बढ़ गया तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा नेगेटिव निकलता है, तो अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू ए प्रोटॉन और इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड एट दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस मोमेंट पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो आया कहाँ से? एंटी न्यूट्रिनो को सजेस्ट किसने किया था, पोली। आपने पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इट इज़ सजेस्टेड बाय, पोली ने सजेस्ट किया था। एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है, एंटी न्यूट्रिनो कंजर्व एनर्जी मोमेंटम एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको कंजर्व करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को ये कंजर्व कैसे करता है। देखिए, अब आपका मान लीजिए ये है XZA और ये बना आपका Y, एक इलेक्ट्रॉन निकला -10 और YZ+1 इंटू A और यहाँ से निकलेगी आपकी एनर्जी Q। दिस Q इज़ कैलकुलेटेड, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल में कैलकुलेट की थी, कैसे निकालते हैं, Q इज़ कैलकुलेटेड बाय मास डिफेक्ट, है ना। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C²। डेल्टा M कैसे निकालेंगे, M ऑफ X में से M ऑफ Y प्लस M ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो इंटू C²। ये सारा आपको AMU में दिया मिलेगा, है ना। सारी एनर्जीज किस में आएगी, AMU इंटू C² समथिंग करके। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 931.5 से, जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस विल बी अ Q वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी आपकी। अब एक बात बताइए, यहाँ से आपका X था, जैसे हमने अल्फा में किया था, ये X है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पे का मास क्या है, बहुत बहुत कम है। जिसका मास बहुत कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी से निकलेगा, बहुत तेज़ी से निकलेगा। दिस Q, ये जो Q है, ये किस में, ये कौन कौन पोजेस करेगा, ये Q किस में इक्वल डिवाइड होगी, इसमें और इसमें। ठीक है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ऑब्वियसली इसकी होगी, क्योंकि इसका मास क्या है, हल्का है, कम है, तो इसमें जाएगी काइनेटिक एनर्जी और इसमें नहीं जाएगी। मतलब हम ये लिख सकते हैं Q इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकते हैं। सारी की सारी Q कौन शेयर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी के। होना तो यही चाहिए ना, कि चाहे आप कितनी भी एनर्जी कुछ भी करो, मतलब कोई भी रिएक्शंस ले लो आप, उसमें जो ये Q निकलेगी, ये Q किसको मिलेगी, ये Q मिलेगी आपकी Y को और इलेक्ट्रॉन को। अगर इन दोनों में से कंपेयर किया जाए, जैसे हमने वहाँ अल्फा डीके में किया था, तो यहाँ पे सबसे हल्का पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सारी की Q कहाँ जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जानी चाहिए, है ना। अब सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी, ये Q कहाँ जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के पास। मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल Q के इक्वल होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल बीटा पार्टिकल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हुआ भाई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास क्यों नहीं गई, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ये है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ये है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये कैसे हो गया, तो मान लिया आपने एक टाइप के सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए, मतलब एक ही टाइप का कोई लिया, उस टाइम मान लो Q की वैल्यू है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ये देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y मान लीजिए अप्रॉक्स 0 पॉइंट कुछ है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो सारी बाकी की 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आनी किसके पास चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल के पास। बट ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें से कुछ
और ऑब्जर्व हुआ, मतलब एक कई बार 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक जनरल बता रही हूँ मैं, एक एग्जांपल लेके ये कि होनी तो ये चाहिए थी कि भाई अगर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल है तो 5 की 5 जानी चाहिए थी। चलो अगर मैं इसको ये मान लूँ कि अगर इसके पास 0.1 भी गई तो 4.9 तो इसके पास जानी चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये एनर्जी गई कहाँ, सोचने वाली बात है। जबकि चार्ज भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी जाती है आपकी एंटी न्यूट्रिनो के पास। मतलब एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास भी क्या है, 0, चार्ज भी क्या है, 0 है। ठीक है। तीसरी बात, ये एनर्जी को कंजर्व कराता है, एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है, और इसका स्पिन भी कैसा होता है, हाफ स्पिन होता है। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, बाकी की एनर्जी कहाँ जाती है, इस एंटी न्यूट्रिनो के पास जाती है। अब देखिए, एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, 0 है, यानी कि चार्ज 0 है। अगर चार्ज 0 ना होता तो कब का वो डिस्कवर कर लिया जाता। बट अब एक मेन बात इसकी क्या है, एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है, इट कैन टेक वेरिएबल एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी ले सकता है। कैसे ले सकता है, देखो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया, तो मैंने कहा कि पार्टिकल्स की, सभी बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम आनी चाहिए थी, बट ऐसा तो नहीं हुआ। अब अगर आप ये पूछो क्या मैम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा डिके हो रहा था तो वहाँ ये आया था आपका QMY अपॉन M अल्फ़ा प्लस MY, क्या वो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की सबकी सेम आएगी, एक टाइप की न्यूक्लियाई की? मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल सेम आएगी। तो बट बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आ रही। कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जिनकी कम 0 है, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है, इस एंटी न्यूट्रिनो के पास जाती है। जब हम इस नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ बनाएं तो हम ऐसा पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और जब इनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इनकी पार्टिकल की एनर्जी क्या है, 0। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास नहीं जाती, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, एंटी न्यूट्रिनो के पास चली जाती है। तो देखा ना आपने, कई बार 4.8 थी, 3 थी, 4 थी, तो कभी इसकी 3 है तो इसके पास 2 जाएगी, 4 है तो इसके पास 1 जाएगी। ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू के साथ इसकी क्या आ रही थी, अलग अलग वैल्यू आ रही थी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एंटी न्यूट्रिनो होता है इसका चार्ज भी 0 होता है, मास भी 0 होता है, स्पिन इसका हाफ स्पिन है, और ये कैसा पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जो क्या कर सकता है, वेरिएबल एनर्जी को कंजर्व कर सकता है, वेरिएबल एनर्जी को ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ। दूसरा मैंने आपको करवाया था स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन में? देखिए, स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, मैंने कहा जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो बीटा नेगेटिव डिके के दौरान आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी रिएक्शन लिखें, न्यूट्रॉन 0 1, प्रोटॉन में बना 1 1, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला -1 0, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। याद रखना हमेशा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो न्यूट्रॉन का स्पिन कैसा होता है, हमेशा याद रखना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों का स्पिन कैसा होता है, हाफ स्पिन होता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड फर्मियोन्स। ये फर्मियोन्स होते हैं, ये बाद की स्टडी है। ये हाफ, ये हाफ। अब यहाँ देखिए, ये हाफ, अगर प्लस हाफ है तो 1, ये तो इंटीग्रल हो गया। ये कैसा था, हाफ इंटीग्रल। इसका स्पिन प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट ये होगा कैसा, मतलब कैसा स्पिन है, अभी देखो ये हाफ प्लस हाफ। ठीक है। तो ये इस कंडीशन में अब ये स्पिन कंजर्व नहीं है, तो यहाँ पे अगर एक पार्टिकल हाफ लग जाए तो अब क्या हो जाएगा, स्पिन कंजर्व हो जाएगा। अगर मैं कहूँ अगर ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ठीक है, तो माइनस हाफ -1 तो अभी भी कंजर्व नहीं है ये। ठीक है। अब क्या होगा, माइनस हाफ कंजर्व नहीं है तो यहाँ पर इसकी स्पिन माइनस हाफ, इसकी माइनस हाफ, तो इसको माइनस हाफ करें तो ये कैसी होगी, प्लस हाफ। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ इसकी माइनस हाफ, इसकी हाफ, इसकी माइनस हाफ, तो इसको कैसे होना पड़ेगा, माइनस हाफ,
है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, स्पिन को जनरली अगर मैं कहूँ, अगर ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि कैसा स्पिन है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है। और हाफ इंटीग्रल स्पिन की वजह से ये रिएक्शन क्या हो रही है, स्पिन मोमेंटम इसका कंजर्व हो रहा है। तो एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसने स्पिन मोमेंटम को भी कंजर्व किया और आपका क्या किया, एनर्जी को भी क्या किया है, कंजर्व किया है। किसने डिस्कस किया था, ये पॉली ने डिस्कस किया था। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका बीटा नेगेटिव हो तो साथ में क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो का देखो, चार्ज 0, मास 0, स्पिन हाफ, इट कैन टेक वेरिएबल एनर्जी, इट हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर ये है, अगर आप कितनी थिक भी, अगर एक सिल्वर की कोई चद्दर सी बिछा दो तो उसको भी ये पेनिट्रेट कर जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा पावर क्या होती है, पेनिट्रेटिंग होती है। ये भी क्या है, एक इनविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके क्या है, बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर आपका E+1 0 ये निकलता है, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। एंड दिस इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मास क्या होता है, 0, और इस पर चार्ज कितना होता है, +E चार्ज होता है। जनरल रिएक्शन लिखें, XZA, ये कोई आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है। पेरेंट न्यूक्लियाई ने किया बीटा डीके, तो बीटा डीके करा तो E+1 0। ऐसा करने से जो आपका डॉटर बना, तो Z+1 है तो ये ओबियसली Z, ये होगा आपका Z-1। ये देखो +1 Z-1 तो कितना बनेगा, Z, A+0 A। ठीक है, अब जब पॉजिट्रॉन निकलते तो साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। और जब एंटी पार्टिकल निकलेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो, और आपकी क्यू एनर्जी भी रिलीज होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन 712 लिया मैंने, ये आपका नाइट्रोजन 714 तो आपका नॉर्मल होता है, ये आपका क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसमें से पॉजिट्रॉन निकला तो एक आपका डॉटर बना 7-1 तो 6 बनेगा। ठीक है, 12 तो 6 और 12 क्या होता है, कार्बन, प्लस आपका न्यूट्रिनो, और क्या निकलेगी, आपकी एनर्जी निकलेगी, प्लस क्यू अमाउंट की एनर्जी निकलेगी। अब देखिए स्टेबिलिटी कर्व में, ये आपका स्टेबिलिटी कर्व होता है न्यूट्रॉन, और ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p। ये आपका n=z वाली लाइन है। जो पार्टिकल्स यहाँ लाई करते हैं, इनमें प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। ठीक है, अब इनकी प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा, यानी कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, कम। पर इनको अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को, ये इस साइड से प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। देखें ना, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो एक प्रोटॉन अगर कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होके न्यूट्रॉन तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा। इसको फिर से देखेंगे, पर इसका मतलब ये जो पार्टिकल नीचे वाले हैं, स्टेबिलिटी कर्व के नीचे हैं, ये वाले पार्टिकल अल्फा एमिटर भी होते हैं और बीटा पॉजिटिव। तब मैंने अल्फा का करवाया था, तब भी बताया था। और जो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर होंगे वो कौन दिखाएंगे, बीटा नेगेटिव, और स्टेबिलिटी कर्व के नीचे होंगे वो कौन दिखाएंगे, बीटा पॉजिटिव निकालेंगे। तो मैं कह सकती हूँ एक्चुअली बीटा पॉजिटिव डीके इज़ ए कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन into a neutron inside a nucleus। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए प्रोटॉन पे चार्ज 1, मास 1। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हुआ एक न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 और 1, प्लस 1 + 0 नहीं हुआ बैलेंस। अब यहाँ पे एक 1 आएगा, 1 1 0। ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज 1 हो, मास 0, पॉजिट्रॉन ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपका +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एक आपका एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, सॉरी न्यूट्रिनो निकलेगा अब आपका ये। ठीक है, न्यूट्रिनो निकला। अब जैसे वहाँ हमने क्या था, सपोज एक 10 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। एक एग्जांपल ले रहे हैं जनरल, मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। तो एटॉमिक मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ तो एक प्रोटॉन कम हो गया ना प्रोटॉन। तो वास्तव में क्या होता है, बीटा पॉजिटिव के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और ये स्टेबिलिटी कर्व के नीचे लाई करता है। तो इसका प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो बढ़ाने के लिए ये ऐसा करता है, जबकि बीटा नेगेटिव में वो ऊपर वाले होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, नीचे करते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये आपका बीटा नेगेटिव और ये आपका बीटा पॉजिटिव, ठीक है। बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन 0 1 1 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला -1 1 -1 0 और ये हो गया 0 और निकला एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ पे आपका प्रोटॉन कन्वर्ट होता है 1p1, किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन 0 1 1 0, यहाँ पे आएगा 1 1 1 0, एक पॉजिट्रॉन प्लस निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। अगर मैं इसकी क्यू वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसकी क्यू वैल्यू निकालूं तो क्या निकालूंगी, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास तो मासलेस होता है, इंटू सी स्क्वायर। इसका क्यू कैसे निकालूंगी, एम पी माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। आप ये मान के चलो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मैंने मान लिया ये होता है 1.626 और इसको मान लिया 1.649। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है भाई, मास ज़्यादा है, यानी कि जो क्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्यू पॉजिटिव आएगा। इधर क्यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मास ये देखिए ना, कम में से आप ज़्यादा को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। इस टाइम जो क्यू पॉजिटिव है इसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आपका क्यू नेगेटिव है यानी कि ये कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इधर देखो आपका मास जो है यहाँ से यहाँ गया है ना, क्यू नेगेटिव है यानी कि आपका मास इंक्रीज कर रहा है ना, मास इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्यू क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। यहाँ पे आपका क्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ देखिए आपका मास बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पढ़ा है एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन, E = mc², एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका मास डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट हो रहा है मतलब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, एनर्जी इधर रिलीज हो रही है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E = mc², है ना। एनर्जी आ रही है मतलब एनर्जी आ रही है तो मास कन्वर्ट हो रहा है, तो मास कन्वर्ट हो तो मास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका मास डिक्रीज होने पे आपकी एनर्जी आएगी, और यहाँ पे आपका क्या है, मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है E = mc², एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर जो आपका XZA होता है, यहाँ से एक पॉजिट्रॉन निकलता है Z-1 × A प्लस एक न्यूट्रिनो निकलेगा। ये जो रिएक्शन होती है इसमें मास इंक्रीज हो जाता है। मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपकी जो क्यू है वो नेगेटिव आती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप नहीं होती। और आपने रिलेशन पढ़ा है E = m∆mc², तो डेल्टा m कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, E/c², डेल्टा m इतना मास आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जो ये एनर्जी मिलती है, इसको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी से मिलती है, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होते हैं, जो आपका हैवी न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इसके आपके क्या हैं, ये आपकी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स भी हैं और इसमें आपके न्यूट्रॉन्स भी हैं, ये आपका हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब जो इसकी ये वाली शेल होगी इसे कहते हैं के शेल। इस के शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करता है, ये जो के शेल होती है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ये
ये पेनिट्रेट हो जाती हैं शेल्स, ठीक है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाती हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खा जाता है। मैं कहूँ एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खा गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खा गया तो क्या बनेगा, 1 - 1 0 और 1, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रॉन। अब ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, P11 न्यूट्रॉन 0 1, ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 0 + this, ठीक है। यही तो आपका बीटा पॉजिटिव डिके है। तो क्या होता है, जो आपके हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई में जहाँ आपकी Q नेगेटिव हो जाती है, इनर पेनिट्रेट जो शेल्स हो जाती हैं, जो अंदर की तरफ धंस जाती हैं सेल्स, ठीक है, शेल धंसने से ये प्रोटॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट होते हैं बहुत करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, इनको टेक कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। तो कैप्चर करने से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, बीटा पॉजिटिव डिके, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोटॉन कैप्चर के शेल इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन, क्लियर है। तो यहाँ का आपका बीटा डिके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बीटा डिके 2 प्रकार का होता है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। पॉजिट्रॉन निकलेंगे तो आपका न्यूट्रिनो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो पॉली ने बताया था, दिस विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको मैंने पढ़ाया है सभी काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की सेम नहीं होती, भी एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं जिसका चार्ज 0, मास 0, स्पिन हाफ, वेरिएबल एनर्जी के साथ निकलता है। ये इनविजिबल होता है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। फिर बीटा पॉजिटिव डिके बताया, बीटा पॉजिटिव डिके में आपका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जबकि बीटा नेगेटिव में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद बताया आपको मैंने ये क्यू वाला फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ से आपका जो है बीटा डिके वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स स्टिल स्टे होम, स्टे सेफ।